लोकल न्यूज़ 31 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी, तमाम आंदोलनों में अपनी भागीदारी करने वाले, जन सरोकारों से जुड़े हुए ऐसे प्रखर वक्ता रमेश कृषक जी, जिनका लंबा एक अनुभव है उत्तराखंड की राजनीति को लेकर, उत्तराखंड के सामाजिक आंदोलन में उनकी बढ़ चढ़ की हिस्सेदारी रहती है। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि उत्तराखंड राज्य स्थापना का हम 25वीं सालगिरह मना रहे, रजत जयंती हम मनाने जा रहे हैं, तो उनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करें। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो आपका चैनल लोकल न्यूज, लोकल का अर्थ जानते हैं, क्षेत्रीय, और जिस मुद्दे पर आज आप बात कर रहे हैं वो तो क्षेत्रवाद से ही उपजा था। छोटा राज्य, पर्वतीय राज्य, तो क्षेत्रीय चैनल लोकल न्यूज़ के नाम से जो भी आपका चैनल है उसके तमाम दर्शकों को खूब सारा साधुवाद चैनल देखने के लिए और नमस्कार। सर, उत्तराखंड राज्य आंदोलन की हम 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, तो ऐसे में तमाम उपलब्धियां सरकारों द्वारा गिनाई जा रही हैं। बीजेपी अपना उपलब्धि गिनाती है, कांग्रेस अपनी उपलब्धियां गिनाती है, तो आप कैसे देखते हैं इन 25 सालों में हमारी दशा दिशा क्या रही? जिन अवधारणाओं को लेके, जिन मुद्दों को लेके आपने लड़ाई लड़ी थी, या जिन सामाजिक समस्याओं को लेके आपने ये राज्य की डिमांड करी थी, क्या वो आप देखते हैं कि वो सब चीज़ें हमारी फुलफिल हुई हैं या हमें कुछ मिला है राज्य से? देखिए, 25 साल कम नहीं होता। क्वार्टर, एक पूरा का हम क्वार्टर सेंचुरी में अभी चल रहे हैं। इन 25 सालों में जो मिला है वो तब तक मिला हुआ नहीं है जब तक क्या हमने कभी बैठकर समीक्षा की। जो काम पहले साल में होना था, एक समीक्षा होनी थी कि राज्य के आंदोलन की अवधारणा क्या थी, क्यों इस राज्य की मांग हुई और मांग कहाँ से उठी थी, उस पर तो कभी समीक्षा हुई नहीं। ठीक है ना? अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आप लोग अवधारणा की बात आज 25 साल बात कर रहे हैं, तो राज्य की अवधारणा कॉरपोरेट मुक्त एक राज्य की कल्पना थी। और हमारे जो राज्य की कल्पना थी वो थी कि साहब ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी और हम ही लाए थे, हम ही ने सहयोग किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। हमारी बहुत बड़ी भूल थी, हमने गोरखों की 14 साल की गुलामी से मुक्ति पाने के लिए 136 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी ली ईस्ट इंडिया कंपनी को सहयोग करके। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, उसने उत्तराखंड में एक औपनिवेशिक मिजाज वाली व्यवस्था काबिज कर दी। और ये औपनिवेशिक मिजाज की व्यवस्था का संचालन किसके हाथ में होता है, उसका लाभ किसको मिलता है? कॉरपोरेट को। ठीक है ना? तो इधर जब उत्तराखंड राज्य की मांग उठी थी तो यही मांग उठी थी कि क्यों उठी थी उत्तराखंड राज्य की मांग के अगर आप परिदृश्य को देखेंगे, ढंग से देखेंगे, तो आपको वही मांगें मिलेंगी जो स्वतंत्रता संग्राम में थी कि साहब औपनिवेशिक मिजाज वाली सत्ता, पहले ईस्ट इंडिया कंपनी, 1857 के बाद सीधे महारानी के नियंत्रण वाली, ब्रिटेन की महारानी के नियंत्रण वाली अंग्रेज सत्ता। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जल जंगल ज़मीन पर जो यहाँ के पारंपरिक तौर तरीके थे, जो यहाँ के लोगों का नियंत्रण था, प्रबंधन था, जो अधिकार थे, अधिकार की तो बात ही नहीं, जब प्रबंधन हमारे हाथ में है तो अधिकार का तो कोई मतलब ही नहीं था, तो वो हमसे छीना। आपको मालूम है कि जब ये सब चीज़ें हमसे छीनी गई तो विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में था। और स्वतंत्रता संग्राम में अगर आप जाके देखेंगे, भारत छोड़ो भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुद्दे यही मिलेंगे, जल जंगल ज़मीन पर यहाँ के लोगों का नियंत्रण, प्रबंधन लौटाया जाए। ठीक है ना? भारत आज सुनिए, अब अवधारणा क्या थी कि जल जंगल ज़मीन का सौदा कॉरपोरेट ना करे, औपनिवेशिक तरीके से ना हो, किस तरीके से हो, जो हमारी पारंपरिक व्यवस्था के तहत था। ठीक, स्वतंत्र भारत हुआ और भारत की आज़ादी के सिर्फ 25-30 साल के बाद, आप गौर करेंगे, भारत की आज़ादी के सिर्फ 25-30 साल बाद एक 70 से 80 के बीच में एक बहुत बड़ा आंदोलन होता है, वन आंदोलन, बहुत बड़ा वन आंदोलन, 10 साल का वन आंदोलन। फिर उसमें एक शब्द आता है चिपको, और चिपको शब्द आने के बाद वन आंदोलन खत्म। वन आंदोलन की मांग क्या थी? वन आंदोलन की मांग भी वनों का नियंत्रण। वन आंदोलन की सीधी सी मांग थी कि जो भूमि है वो वन भूमि कहाँ से हो गई? भूमि पर उगा हुआ पेड़ों के समूह तो जंगल मान लिए जाते हैं, लेकिन आपने उसको वन भूमि क्यों कह दिया?
बहुत चालाकी से भूमि को वन भूमि कहा गया ना। वन एक चीज़ होती है, भूमि एक चीज़ होती है। आपने वन भूमि कहा, तो जो वन आंदोलन था उसकी एक ही मांग थी कि वन भूमि क्या होता है, जंगलों का नियंत्रण हमारे हाथ में दिया जाए, जैसे कि पहले भी था। अब होता क्या है, हम हार गए, और जैसे ही हम हारे, चिपको आंदोलन, वन आंदोलन चिपको के नाम से हम हारे, उसके बाद जो आंदोलन सामने आया वो था राज्य आंदोलन। तो राज्य आंदोलन की अवधारणा जो आप सवाल पूछ रहे हैं क्या है, जल जंगल जमीन पर जनता का नियंत्रण हो। पर यहाँ के समाजों का वो नियंत्रण जो परंपरागत रूप से सिघौली की संधि से पूर्व था। सिघौली की संधि से पूर्व था। सिघौली की संधि किस किस के बीच में हुई, गोरखों और अंग्रेजों के बीच में। और अंग्रेज किसकी ताकत से भारत में, उत्तराखंड में आए, भाई सहयोग तो हम ही ने किया था ना। जी। अच्छा सर, हमने देखा कि राज्य आंदोलन, राज्य गठन के पश्चात जो है एक रोजगार प्रमुख मुद्दा उस वक्त था, क्योंकि युवाओं की जो डिमांड थी वो रोजगार को लेके थी। वही आंदोलन बाद में फिर राज्य आंदोलन में कन्वर्ट हुआ। तो हमने देखा कि उत्तराखंड जब बन जाता है तो उसके बाद हमारी बेरोजगारी और बढ़ी है। पलायन एक समस्या थी, उस वक्त अवधारणा में शामिल था, लेकिन पलायन हमारा फिर से बढ़ गया। जंगली जानवर हमारी समस्या थी, जंगली जानवरों का आतंक बढ़ गया। खेती हमारी समाप्त हो रही, खेती हमारी सिमट रही है। तो इन मुद्दों को आप इन 25 सालों के बाद कहाँ देखते हैं, और कैसे मतलब पलायन, बेरोजगारी, जंगली जानवरों का आतंक, खेती, ये इन मुद्दों में आप क्या समाधान देखते हैं, क्या स्थिति है? देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो एक पुराने ज़माने के एक कवि हुआ करते थे, घाघ, उनकी कविताएं अब नहीं पढ़ाई जाती हैं, हमारे समय तक थी। उन्होंने एक बहुत अच्छी कविता लिखी थी जो पूरा का पूरा अर्थशास्त्र भारत को देती थी। उत्तम खेती मध्यमवान, निखित चाकरी भीख निदान, ये कविता का हिस्सा है। अगर इसको आप अर्थशास्त्र कहें तो एक बहुत बड़ा अर्थशास्त्र इसी कविता में मिल जाता है। इधर क्या हो रहा है कि पर्वतीय जो मुख्य साधन खेती जो है, रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, पर्वतीय क्षेत्र में अब जमीन कहाँ बची है? पर्वतीय क्षेत्र का कुल भूभाग का 4 से 6% ही आम आदमी के कब्जे में है। अगर उसको हम नाली मुट्ठी के हिसाब से जोड़ें तो हमारे तुम्हारे नाम पर 2 नाली, 2.5 नाली, 3 नाली ज़मीन बची है, ठीक है ना। बाकी ज़मीन तो है ही नहीं, और शेष 94% ज़मीन किसके पास है? किसी ना किसी रूप में सरकार के पास है, ठीक हो गया। अब जो हमारी सिर्फ 4% ज़मीन, 2 मुट्ठी नाली, 2.5 नाली, 3 नाली के हिसाब से हमारे पास शेष बची है, उसको लेकर तो हम गाँव में नहीं ठहर सकते हैं, उसको लेकर तो हम उत्तम खेती के सिद्धांत के साथ नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब मजबूरी क्या है? देखिए इस पूरे के पीछे जो खेल था, और फिर मैं औपनिवेशिक सत्ता के बाद की बात करूं तो औपनिवेशिक सत्ता एक खेल खेलती है कि आदमी को ज़मीन के स्वामित्व से बाहर कर दो, फिर वो कहाँ जाएगा? वो नगरीय सभ्यता की ओर दौड़ेगा। नगरीय सभ्यता का विकास किसके लिए हुआ है? कॉरपोरेट को मजदूर दिलाने के लिए हुआ है। नगरीय सभ्यता का विकास कॉरपोरेट के सामान को बेचने और कॉरपोरेट को मजदूर दिलाने के लिए हुआ है, ठीक। तो नगरों की ओर आदमी दौड़ एक चाल जो लगा रहा है, वो सरकारों की या औपनिवेशिक व्यवस्था की या कॉरपोरेट की एक बहुत बड़ी चालाकी है। वो आपको ज़मीन के अधिकारों से ख़त्म करती है, आपको भूमिहीन बनाती है, फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर शहरों की ओर जाएंगे, शॉपिंग मॉल में जाएंगे। अच्छा, अब आपने रोजगार का सवाल कहा। देखिए रोजगार पर कई प्रकार से प्रहार हुए हैं। 1970 में आपके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रहार हुआ रोजगार का। कैसे हुआ? 1970 तक हम लोग शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट से आच्छादित थे, और ये शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट हमको ब्रिटिश हुकूमत के दौरान आंदोलनों की ताकत से मिला था। 1970 में आपने क्या किया कि हमसे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट छीन लिया। और ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि आपको टीरियम डैम बनाना था, आपको यहाँ खनिज निकालना था, आपको जल विद्युत परियोजनाएँ बनानी थी, यहाँ की जो खनिज संपदा थी उसको कॉरपोरेट को लुटाना था। तो आपने हमसे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट से हमको बाहर निकाल दिया। अब हुआ क्या? शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट से हमको सेना में नौकरी की लंबाई चौड़ाई नहीं थी, वो आपको मालूम है, पहले ऊंचाई पे मिलती थी। शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट से ही हमको एक फ़ायदा और था, देश में शिक्षा, जो इंजीनियरिंग की शिक्षा होती है या मेडिकल की शिक्षा होती है, उसमें हमको छूट मिलती थी, ठीक। अच्छा, जब आपने हमको इससे बाहर निकाला, बाहर कर दिया, तो क्या वो छूट मिलनी बंद हो गई? अब देखो उधर रोजगार पर असर कहाँ से पड़ना शुरू हुआ। दूसरा, राज्य बनने के बाद आपने रोजगार का सृजन कब किया? रोजगार का सृजन कब किया? अवसर घटते रहे, बिल्कुल सृजन नहीं किया आपने, अतिरिक्त रोजगार का सृजन नहीं, आपने घटाया। आपने कहा ड्राइवर की जरूरत नहीं है, प्राइवेट गाड़ी ले लो, 4th क्लास की। आपने कहा चतुर्थ श्रेणी की जरूरत नहीं है। आपने कहा नहीं, अब बाबुओं में बड़ा बाबू होगा, छोटा बाबू होगा, से बीच के बाबुओं की जरूरत। आपने रोजगार के साधन तो घटाए हैं ना। दूसरा, जब पिटकुल सिटकुल के नाम से आप हमारी तमाम बेशकीमती ज़मीनें छीन रहे थे,
तो उस समय हमने कहा इनमें हमारे रोजगार को आरक्षण दो। क्या आज भी आपको वहाँ कोई आरक्षण मिला हुआ है यहाँ की कंपनियों में? जितनी भी कंपनियाँ छूट के नाम पर उत्तराखंड में आई, स्थापित हैं, मुनाफा कमा रही हैं, उसमें हमको क्या आरक्षण नहीं है यहाँ के लोगों को, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, हमारी संपदा तो लुटाई, संपत्ति लुटाई, संपदा लुटाई, लेकिन वहाँ आरक्षण की बात नहीं रखी। दूसरा हमारे यहाँ रोजगार का बहुत बड़ा साधन फौज थी, तो फौज में आपने लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है, और आप कर भी रहे हैं, तो अब आपने अग्निवीर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है ना। और अग्निवीर की संख्या भी तो बहुत कम दे रहे हैं ना आप उसमें, खैर छोड़ देते हैं। अब दूसरा, रोजगार के जब आपको साधन बढ़ाने थे, आपके पास एजुकेशन सेक्टर था, बहुत बड़ा सेक्टर है एजुकेशन का, उसमें आप पर्याप्त से ज़्यादा रोजगार लोगों को दे सकते थे। अब आपने हटाने का खेल क्या खेला? आपने गांव में बालवाड़ी खोल दी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी, स्कूल तो था ही, छोटा बच्चा भी वहाँ जा सकता था, अपने बड़े भाई की उंगली पकड़ के जा सकता था। बालवाड़ी क्यों खोली? क्योंकि आपको स्कूल ख़त्म करना था। एक प्राइमरी स्कूल में कितना स्टाफ होना चाहिए? एक हेडमास्टर, 6 अध्यापक, बाबू इत्यादि सब मिला के 10 आदमी कम से कम होने चाहिए। आपके स्कूल कितने स्टाफ से चल रहे हैं? 2 से, या कहीं एकल है कि नहीं? यानी जहाँ रोजगार आप दे सकते थे, आप रोजगार नहीं दे रहे। आपके चिकित्सालयों में रोजगार के अभी इतने लड़के फार्मासिस्ट पड़े हैं, और गांव में फार्मासिस्टों की कमी है, आप रोजगार नहीं दे। तो रोजगार देने के लिए जो इच्छा शक्ति सरकार की होनी चाहिए, वो आप नहीं दे रहे हैं। और क्यों नहीं दे रहे हैं? देखो क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि रोजगार देकर जो तनख्वाह देनी होगी वो बजट से देनी होगी, और इनको लगता है, जो अब जितनी सत्ता है उत्तराखंड में अब तक आई, इनको लगता है कि ये बजट सत्ता में आने के बाद इनकी बपौती हो गई। एक सर, जब रोजगार की बात हम उत्तराखंड में करते हैं, पहाड़ में हम रोजगार की बात करते हैं, कई संगठन ऐसे हैं जैसे यूपीडी या अन्य संगठन ऐसे हैं, तो वो बात उठाते हैं कि पूरे उत्तराखंड को ओबीसी घोषित कर दिया जाए, अति पिछड़ा घोषित कर दिया जाए, यहाँ के सभी लोगों को आरक्षण मिल जाएगा। कुछ संगठन ऐसे हैं वो 6th शेड्यूल की मांग करते हैं, जो शायद लद्दाख में जो डिमांड चल रही है सोनम वांगचुक के नेतृत्व में। तो क्या आपको क्या लगता है कि 6th शेड्यूल हमारे लिए बेहतर रहेगा, या हमारे लिए ओबीसी पूरा घोषित कर दिया ये सही रहेगा, या हम कोई और, आपके दिमाग में कोई और थीम है कि कैसे हमको रोजगार मिले? जब तक आप अपने यहाँ रोजगार बढ़ाएंगे नहीं, तब तक देंगे कहाँ से? इसी स्थिति में अगर आप हमको 5वीं अनुसूची में ले आते हैं, या 6वीं अनुसूची में ले आते हैं, 6th शेड्यूल में ले आते हैं, या आप 370 दे देते हैं, तो रोजगार तो आपने बढ़ाया नहीं ना, तो देंगे कहाँ से? जो अभी भी तो हमारा जो रोजगार छिन रहा है वो है स्थायी निवास की वजह से। मूल निवास आपने दिया नहीं, उसमें यूपी, बिहार, राजस्थान के लोग भी आके स्थायी निवास बना के, वो उनकी ज़मीनें वहाँ हैं, वो स्थायी निवास नौकरी यहाँ। देखिए, इसीलिए सोनम वांगचुक जो 6वीं अनुसूची मांगते हैं, वो इसीलिए मांगते हैं कि 6वीं अनुसूची में उनको लगता है कि हमारी क्षेत्रीयता संरक्षित रहेगी, सुरक्षित रहेगी, ठीक है ना। 370 क्या है? ये 6वीं अनुसूची, 370, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया, ये सब क्षेत्रीयता का संरक्षण करने वाली धाराएं हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सब धाराएं कहाँ से आ रही हैं? आपके संविधान का ही तो हिस्सा है। संविधान में व्यवस्था है, ये भारत से तो आई नहीं है। और अभी क्या है, अभी एक नया खेल आप देख रहे होंगे, राष्ट्रवाद के नाम पर आप 370 की बात कहेंगे तो ऐसा लगेगा आपको जैसे मैं देशद्रोही हो गया हूँ। अभी सोनम वांगचुक ने शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट अपनी 6वीं अनुसूची मांगी, कोई अपराध तो नहीं कर दिया, वो अपराध नहीं कर दिया। और बीजेपी अच्छा, जब हम 370 6वीं अनुसूची 5th शेड्यूल को मांगते हैं, तो हम कहीं ना कहीं कॉरपोरेट को चुनौती देते हैं। देखिए, आपका बहुत कुछ हो गया, अब यहाँ व्यवस्था हम कर लेंगे, तो वो 6वीं अनुसूची हो गया, या धारा 71 हो, 370 हो गई, या 5वीं अनुसूची, वो इसलिए है। रोजगार, सवाल क्या है रोजगार का सबसे बड़ा सवाल क्या है, साधन क्या है? कृषि है। और देखिए, अब थोड़ा सा केरल में आप देखेंगे तो पंचायत राज का सबसे मजबूत स्तंभ केरल में मिलता है ना। क्या है उनके पास? वो रबर का जो पेड़ है, वो अगर उत्तराखंड में होता तब तो वन संपदा घोषित हो जाता। क्यों वन संपदा घोषित करके फायदा किसको होता? कॉर्पोरेट को होता। वहाँ रबर किसके कब्जे में है? वहाँ के निवासियों के कब्जे में। उनको बच्चे की फीस देनी होती है, तो घर में जो रबर निकाल के रखा है, बाजार ले गए, दुकानदार को बेचते हैं, बच्चे की फीस ले आते हैं। आपके पास इतने अधिक चीड़ के पेड़ हैं, इतना अधिक टर्बेंटाइन ग्लीसे के रूप में आपके पास है। वो जाना कहाँ है? बड़ी फैक्ट्रियों को जाना है ना। लेकिन बड़ी फैक्ट्रियों और निकले हुए लीसे
के बीच में आम आदमी कहाँ खड़ा है, यहाँ का नौजवान, यहाँ का बेरोजगार कहाँ खड़ा है? कहीं नहीं खड़ा है ना भाई। ये दे दो ना बेरोजगारों को। ये लीसा जो है, चीड़ का पेड़, लीसा है, पिरूल है, ठीटे हैं, लकड़ियाँ हैं, बेरोजगारों को दे दो भाई। आप निकालिए भाई। अगर यही लीसा जैसे केरल में रबर का पेड़ है, उसी तरह यहाँ के चीड़ के पेड़ लीसे के लिए जनता के पास होते तो मैं क्या करता, मेरे घर में 20-25 कनिस्टर लीसा होता, बच्चे की फीस देनी है, कनिस्टर कंधे में रखता, बाजार में आता, बाजार में जो दुकानदार खरीदता है उसको दे देता, वो खरीदता। तो आखिरी में जाना तो टर्पेंटाइन फैक्ट्री में ही था ना, उसी फैक्ट्री में जाना था जिसको लाइसेंस सरकार ने दे रखा है। लेकिन जो रोज़गार माफिया के कब्जे में चला गया है, जो मुनाफा, वो मुनाफा रोज़गार के रूप में मेरे पास रहता। दूसरा, अभी आप देखेंगे कि आपने हर घर में शराब पहुंचा दी है, आपने हर घर में शराब पहुंचा दी है और लोग शराब पी रहे हैं, है कि नहीं है? हमारे यहाँ का जो फल है सड़ा हुआ, पहले हमारे यहाँ पर्याप्त तो हॉर्टिकल्चर नहीं है, जो हॉर्टिकल्चर है भी, उसके सड़े हुए फल की कोई व्यवस्था आपके पास है? हिमाचल वालों ने अपने यहाँ सोलन में मोहन मिकिन वाली फैक्ट्री कहा भाई एक फैक्ट्री शराब की खोल दो। तो हिमाचल का जो सड़ा हुआ सेब है, सड़ी हुई नाशपाती है, जो अच्छा है वो तो बिका, वो कहाँ जाता है? मोहन मिकिन में जाता है। तो आप हॉर्टिकल्चर के माध्यम से एक बड़ा रोजगार पहाड़ में दे सकते थे। और सबसे बड़ी बात, आपको मालूम है कि भारत का सबसे अच्छा हॉर्टिकल्चर कहाँ था? चौबटिया गार्डन, जो आज समाप्त आपने खत्म कर दिया। राज्य बनने से पहले में होने चाहिए थे। राज्य बनने से पहले चौबटिया गार्डन एक उदाहरण दिया जाता था पूरे देश के अंदर, और आज चौबटिया गार्डन का नाम लेवा कोई नहीं। चौबटिया गार्डन का ही एग्जाम्पल लेके हिमाचल ने अपने सेब के बगीचे स्टार्ट करे, उसका एग्जाम्पल उसको पटुआ डांगर में वैक्सीन बनती थी ना, कहाँ गई? कोऑपरेटिव के माध्यम से ड्रग फैक्ट्री चलती थी, आपने उसको खत्म करके रख दिया। तो रोजगार, आपका सवाल रोजगार, तो रोजगार के साधन के लिए रोजगार नीति बननी चाहिए। आपकी रोजगार की नीति नहीं है। अच्छा, जब नीति नहीं तो रोजगार का कानून कैसे बन सकता है? एक सर मैं ये देख रहा था कि अब 25 साल हो गए हम रजत जयंती मना रहे हैं, लेकिन हमारी स्थायी राजधानी आज भी घोषित नहीं है, जबकि जनभावना गैरसैंण के साथ थी, आपने गैरसैंण की लड़ाई लड़ी थी, लेकिन आज भी हमारी, तो इसके लिए आप किसे दोषी मानते हैं? क्योंकि दोनों सरकारें यहाँ लगभग आ चुकी हैं, कुछ हिस्सा यूकेडी को भी मिला, कुछ हिस्सा कभी कभार बसपा को भी मिला था, लेकिन ये इसकी अस्थायी राजधानी में आज तक नहीं मिली। जिस दिन उत्तराखंड राज्य की घोषणा हुई थी, अकेले उत्तराखंड राज्य की नहीं हुई थी, छत्तीसगढ़ भी, झारखंड भी ना। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड ने साफ कहा नहीं, जो राजधानी आंदोलन ने घोषित कर दी है वही राजधानी होगी, जो सीमा आंदोलन ने घोषित कर दी है वही सीमा होगी, और कोई संशोधन हम नहीं लेंगे। उत्तराखंड में क्या हुआ? देखिए, उत्तराखंड में पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई होती, उसको तो उत्तरांचल राज्य की लड़ाई के नाम से भाजपा निगल चुकी थी। और भाजपा को कौन लाया था इस लड़ाई में? भाजपा को इस लड़ाई में उतारा था कॉर्पोरेट ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के कॉर्पोरेट के बहुत नज़दीक के संगठन है, साफ दिखता है, इसमें छुपाने और कहने के लिए कुछ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी जब यहाँ आई तो उसने पृथक पर्वतीय राज्य की लड़ाई को निगल लिया, और भाजपा की क्या लड़ाई क्या थी, मांग क्या थी? उत्तरांचल राज्य, जिसकी अपनी कोई सीमाएँ नहीं थी, कहीं स्पष्ट नहीं है उनके किसी उसमें कि हमारी सीमाएँ क्या होंगी। ठीक हो गया। और जब राज्य बना यहाँ का, तो आपने देखा कि अडवाणी बीच में आते हैं और एक बृहद क्षेत्र हरिद्वार का हमारे साथ जोड़ देते हैं, जो आज समस्या है सबसे बड़ी हमारे लिए। हम तो काशीपुर बाजपुर का जो नीचे का क्षेत्र है, जिसको उधम सिंह नगर बनाया गया था, बहुत बड़े क्षेत्र, उससे भी कहते थे नहीं चाहिए हमको। हम तराई भावर से ऊपर तो मांग ही नहीं रहे थे, नीचे तो मांग ही ना, हमारा था तराई दे दो, भावर दे दो, पहाड़ दे दो। हम उधर कुंभ क्षेत्र भी नहीं मांग रहे थे, ज्वालापुर भी नहीं मांग रहे थे, हम तो हर की पौड़ी से ऊपर मांग रहे थे। अब हुआ क्या? आपने हमारी सीमाएँ कब छेड़ी? पृथक पर्वतीय राज्य के आंदोलन खत्म करके अपने सीमाएँ खत्म कर दी। अब रहा राजधानी का सवाल। जब राजधानी आई तो इन्होंने कहा कि साहब राजधानी स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से देहरादून में होगी। कब के नेताओं में, खासकर अगर उस दिन काशी चिंगारी कह देते ये संशोधन मुझे नहीं चाहिए, मैं पृथक पर्वतीय राज्य की मांग के साथ खड़ा हूँ और वही मेरी सीमा है जो मैंने बताई हैं, जो हमारे संगठन ने बताई हैं, जो आंदोलन ने बताई हैं, और ये हमारी राजधानी है, तो कूल्हे कांप जाती सरकार की दिल्ली तक। लेकिन वो इतने अधिक उदारवादी नेता थे कि वो चुप रहे, और परिणाम क्या हुआ? उन्होंने संशोधन के लिए हाँ कह दिया। अब रहा इस राजधानी का सवाल। इनकी अभी भी हिम्मत नहीं थी कि हम स्थायी राजधानी देहरादून को घोषित कर दें। लेकिन हरीश रावत की सरकार के दौरान में आप देखते हैं हरीश रावत लगातार क्यों हार रहे हैं? क्योंकि उन्होंने धोखा दिया।
हरीश रावत जब सरकार में आए तो लोगों को लगता था यार ये तो पहाड़ का चप्पा चप्पा घूमा है, और क्योंकि राज्य आंदोलन में नहीं था इसलिए शर्मा शर्मी राज्य आंदोलन की अवधारणाओं को स्वीकार करेगा और इस तरीके से कुछ देगा जनता को। उसने क्या किया, हरीश रावत के समय में 2 राजधानियों का निर्माण एक साथ शुरू हुआ, एक देहरादून में और एक गैरसैंण में। अब 2 राजधानियों का मतलब एक स्थायी होगी एक अस्थायी होगी, उसने संदेश दे दिया। और फिर बाद में बड़ी जल्दबाजी में एक बयान दे दिया कि गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र, वो भी सिर्फ एकमात्र सत्र होगा, एक सत्र हम ग्रीष्मकालीन गैरसैंण में बैठाएंगे। स्पष्ट हो गया कि हरीश रावत या कांग्रेस के रूप में ये गैरसैंण के पक्षधर नहीं थे, लेकिन क्योंकि जनभावनाएं गैरसैंण है इसलिए गैरसैंण में एक स्ट्रक्चर रखा जाए जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। ठीक, अब क्या हुआ, हरीश रावत की सरकार चली गई। और हरीश रावत यही नहीं, आप जानेंगे अगर हरीश रावत चाहते, पंचायत राज एक्ट किस समय में बना, हरीश रावत के समय में बना ना, हरीश रावत चाहते तो पंचायत राज एक्ट के माध्यम से वन पंचायत आपको सौंप लौटा सकते थे। जो आपकी वन पंचायत को ग्राम वन बना के आपसे छीन लिया गया वो आपको लौटा सकते थे, क्योंकि एक नियमावली तो बनानी थी। उसके अलावा वो जंगल के बहुत सारे अधिकार आपको दे सकते थे, वन्य जीव संरक्षण से आपको मुक्ति दिलवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो क्या करते रहे, और तो जिंदल को पहाड़ तक चढ़ा दिया था उन्होंने, यानी सर आपको याद होगा। तो अब क्या है, आपसे रोजगार ना देने की प्रतिबद्धता हरीश रावत में दिखाई दी, आपसे राजधानी ना देने की प्रतिबद्धता हरीश रावत में दिखाई दी। ठीक भाई, कम से कम अगर आप देखें त्रिवेंद्र रावत, मैं त्रिवेंद्र रावत की एक जगह थोड़ी तारीफ कर जाता हूँ, भले ही बहुत उसने भूमि कानून बना के बहुत बड़ी गलती की थी जो कॉर्पोरेट को सौंपने के लिए। त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण राजधानी, गैरसैंण को एक कमिश्नरी बनाने की बात कही, एक जिला भी बनाने की बात नहीं, कमिश्नरी। अगर गैरसैंण कमिश्नरी बन जाती तो अंग्रेजों के ज़माने में कुमाऊं और गढ़वाल कमिश्नरियों के नाम से जो बड़ी दरार डाली गई थी, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कब, ईस्ट इंडिया कंपनी, कुमाऊं विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है, कुमाऊं जल निगम, कुमाऊं जल संस्थान, कुमाऊं मंडल विकास निगम, गढ़वाल मंडल विकास निगम, ये शब्द फिर क्या होता, आपको नैनीताल कमिश्नरी को कुमाऊं कमिश्नरी शब्द अपने आप ही हट जाता, गढ़वाल कमिश्नरी शब्द हट जाता, फिर क्या बनता, देहरादून कमिश्नरी या पौड़ी कमिश्नरी या नैनीताल कमिश्नरी, गैरसैंण और गैरसैंण। तो कुमाऊं गढ़वाल की सीमा हटा रहा था, और उसी बहाने वो गैरसैंण को राजधानी के लिए भी मजबूत करता हुआ दिखाई देता है। और इसी घटना के बाद बहुत चालाक, बहुत क्रूरता के साथ 4 साल पूरे करने के बाद भी आप उसको हटाते हैं, धामी को ले आते हैं, धामी को ले आते हैं। और धामी का तो राजधानी को लेकर, रोजगार को लेकर, यहाँ के किसी भी उपक्रम को लेकर कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वो तो सिर्फ एक बात जानते हैं, जिहाद, आरएसएस की लाइन पर, अर्बन नक्सल, अर्बन यानी आरएसएस की लाइन पर वो उत्तराखंड को छोंक देना चाहते। अच्छा सर, हम पहाड़ में देखते हैं कि एक भूमि से संबंधित बड़ी समस्या है। भूमि मतलब ज़मीन हमारी एक इतनी बड़ी रोज़गार का अवसर थी। हम देखते हैं कि हमारे बाप दादाओं के समय से मतलब कृषि ने ही हमको मजबूत किया, यहाँ तक हम जब पहुँचे हैं, ये खेतों ने ही हमको रोज़गार दिया। तो आज देखते हैं कि न बहुत लंबे समय से न बंदोबस्त होता है, न चकबंदी होती है। तो अब हमारे क्या है कि 4 भाइयों में ज़मीनें बढ़ती रही, अब बढ़ते बढ़ते वो नाली मुट्ठी में हम लोग आ गए हैं। तो हमसे कहा जाता है कि खेती करो, इस पर से रोज़गार उगाओ, तो कैसे मिलेगा? तो आप भूमि सुधार के क्षेत्र में आप क्या समाधान देखते, थोड़ा संक्षेप में अगर वो भूमि को लेकर जो सबसे बड़ी शरारत हुई वो बंदोबस्त के नाम से हुई। वेकट के बंदोबस्त को हम बड़ा बंदोबस्त मानते हैं। बंदोबस्त क्या करता था? बंदोबस्त ने एक ही बात कही कि साहब हमने आपके यहाँ जो पटवारी बैठा रखा है उसके यहाँ खाता खतौनी है, उस खाता खतौनी में साफ आपके नाम पर ज़मीन है, यानी कि जिस ज़मीन पर आपकी खेती होती है वो अब आपके नाम पर हो गई, और शेष ज़मीन वो अब सरकारी हो गई। तो बंदोबस्त ने क्या किया, शेष ज़मीन को सरकारी ज़मीन बनाया। ठीक, तो बंदोबस्त तो हमारे साथ बहुत बड़ी साजिश थी, बहुत बड़ी साजिश। देखिए, आप अगर वास्तव में उत्तम खेती, मध्यम वानिकी, चाकरी, भीख निदान, या वास्तव में अगर आप चाहते हैं कि खेती सबसे बड़ा रोजगार का साधन है, और अगर आप चाहते हैं कि जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर्वतीय क्षेत्र में, एक जैविक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित हो, तो आपको सबसे पहले ज़मीन का बंटवारा करना ही होगा। कुल ज़मीन कितनी है? 1। इसमें से आप 50% तो कम से कम जनता के हिस्से में लाइए, और 50%, देखिए आप कहते हैं भू कानून, हम क्या कहते हैं, भू कानून तो तब बनाएंगे, पहले ज़मीन की नीति तो बनाइए। नीति आपकी हो 50%, 50%, ठीक। जब 50 मेरे को दे देंगे तो उस 50% के लिए आप कानून बनाइए, और 50 जो सरकार के पास रहेगी उस 50% के लिए कानून बनाइए। तो भूमि कानून कब बनेगा?
जब भूमि की नीति होगी। अभी भूमि की नीति आपकी है नहीं, भूमि की नीति बनाइए, 50% ज़मीन जनता के स्वामित्व में लाइए, कृषि के लिए, पशुपालन के लिए, हॉर्टिकल्चर के विकास के लिए, और शेष 50% आप सरकार के पास रखिए, इस शर्त के पास कि सामरिक महत्व के अलावा आप इसको बेचेंगे नहीं, आप इसको कॉरपोरेट को नहीं सौंपेंगे, और अधिक से अधिक करेंगे भी तो एग्रीकल्चर करेंगे। एक दूसरा, आपने क्या किया है, ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा बाघ, भालू, हाथी पालने के लिए पार्कों के हवाले कर दिया है। हमने तो पार्क कभी मांगे ही नहीं थे। क्या हमने कभी नेशनल पार्क मांगा था? हमने राजाजी नेशनल पार्क मांगा था, कॉर्बेट नेशनल पार्क मांगा था? कभी नहीं मांगा ना। जब हमने मांगा नहीं तो आपने दिया क्यों है? और ये वो ज़मीन है, बेशकीमती ज़मीन, जहाँ हम अपने गाँव का विस्तार कर सकते हैं। जब मैं 50% भूमि जनता को बांटने की बात करता हूँ तो मैं ये भी तो कहता हूँ कि 1868 के बाद जो आपने हमारे गांव के विस्तार को रोक दिया है वो स्वतः शुरू हो जाएगा। आज स्थिति क्या है कि जिस भूमि पर हमारे पूर्वज ने अनुमान लगाया कि हम 70-75 की आबादी तक यहाँ खा लेंगे, आज उन गाँवों की आबादी कितनी है? अगर पलायन कर गई आबादी को भी जोड़ें तो 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, और वैसे जो रह रही है उसको देखें तो 1,000, 1,500। और जो ज़मीन सिर्फ 70-75 लोगों के इस्तेमाल के लायक थी उसमें 1,500 आदमी बैठा हुआ है। तो आप कृषि की बात कहाँ से करते हैं? हाँ, आपका सवाल भूमि को लेकर, जब राज्य बना था तो भूमि की व्यवस्था के लिए भूमि की नीति बनना बहुत जरूरी था। और होता क्या, कुछ लोग कह रहे हैं चकबंदी नहीं, चकबंदी तो आप उसी में करेंगे ना जो सब जमीन पटवारी के खाते में आपके पास है। अब जो उपलब्ध भूमि, पहले आप कह रहे हैं कि पहले ज़मीन अलॉट करो। गिरीश तिवारी गिरदा की एक कविता है ना, उन्होंने शायद अनुवाद किया है कि वो खाता खतौनी किताब जून, जिदिन हम अपन हिस्सी ल्यून, जिदिन हम अपन हिस्सी ल्यून, एक हांग लील्यून, एक फांग लील्यून, खाता खतौनी खसरा पुर किताब ल्यून। तो आपकी खाता खतौनी खसरे की जो व्यवस्था है आप उसको ख़त्म कीजिए, पर्वतीय क्षेत्र में इसको ख़त्म कीजिए, जीरो कीजिए। उसके बाद ज़मीन की नीति बनाइए, और नीति बनाइए कि 50% ज़मीन कम से कम जनता के कब्जे में रहेगी, जिसमें जनता आवास बनाएगी, निवास बनाएगी, जिसमें जनता खेती करेगी, पशुपालन करेगी, आदि आदि आदि। सवाल सर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे हम रजत जयंती समारोह हम पूरे प्रदेश में मना रहे हैं और बड़े भव्य तरीके से सरकार उसको आयोजित कर रही है, और हम देखते हैं कि बीच में प्राकृतिक आपदाएं इतनी ज़्यादा हुई, मतलब डराने वाले वीडियोज़ हमको दिखते थे, फ़ोटोज़ दिखते थे, जंगली जानवरों का आतंक, कितने लोग मारे गए, उसका आंकड़ा भी शायद ढंग से बीच में हमारे पास आ नहीं पाता है। तो आप क्या इतने बड़े तामझाम को, इतने बड़े जश्न को क्या आप वाजिब मानते हैं? क्या आप इससे सहमत हैं? मैं दिवाली से पहले एक गांव है बगल में, लेटी गया था, तो लेटी जाके लोगों ने बताया कि साहब हम करीब 26-27 लाख रुपए की सब्जी बाज़ार भेजते हैं, हम इसको 50 लाख तक पहुंचाते यदि सुअर नहीं होते। उन्होंने बड़ी अच्छी बात करी कि बंदर तो हम हका लेते हैं, तो बाघ, भालू, सुअरों का क्या करें? वो तो खतरनाक, क्या करें, खतरनाक है, उसको भगा भी नहीं सकते। तो जो जश्न हो रहा है 25वें साल में, जश्न नहीं, समीक्षा होनी चाहिए थी, चिंतन होना चाहिए। 25वें साल में समीक्षा कि हमारे राज्य की अवधारणा क्या थी, हम अवधारणा पर कितना खरे उतरे हैं, खरा उतरने के बाद कितना आगे बढ़े हैं या कितना पीछे हटे हैं। एक समीक्षा होनी थी कि पलायन की स्थिति क्या है, समीक्षा होनी थी कि एग्रीकल्चर की स्थिति क्या है, हॉर्टिकल्चर की क्या है, समीक्षा होनी थी पशुपालन कहाँ खड़ा है, चारा कहाँ खड़ा है, बकरियाँ कहाँ खड़ी हैं, कहाँ। अभी मैं देख रहा था परसों जिला योजना की बैठक थी, मैं आश्चर्यचकित रहा। तो जिले की बैठक थी, ये जिला पंचायत के सदस्य जो है सरकार के कर्मचारियों से बात कर रहे थे। मैं आश्चर्यचकित किया, शर्म आई मेरे को बहुत कि एक भी प्रशासनिक अधिकारी उस मीटिंग में नहीं बैठा था। बागेश्वर में प्रशासनिक अधिकारी के नाम पर एक एडीएम होते हैं, एडीएम होते हैं नागरिक प्रशासन में, उन्हीं को एसडीएम भी होते हैं, लेकिन जो ऊपर नागरिक है उसमें ना डीएम उस मीटिंग में ना एडीएम उस मीटिंग में। कौन था? सीडीओ साहब। और बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग के सीडीओ जो होते हैं वो प्रशासनिक अधिकारी नहीं होते हैं, वो विभागीय अधिकारी होते हैं जो तरक्की करके आए होते हैं, जो अंतिम पोस्ट पर होते हैं अपनी। तो उस बैठक में जो सवाल उठ रहे थे, जहाँ एक नियोजन होना था कि कैसे हम अपना एग्रीकल्चर बढ़ाएं, कैसे हम अपना विकास बढ़ाएं, वहाँ सवाल और थे कि साहब मेरे घर के ऊपर से बिजली की लाइन जा रही है, कि साहब मेरे खेत के में एक पेड़ है उसके ऊपर से बिजली की लाइन जा रही है, कि साहब मेरे यहाँ 15 दिन से पानी नहीं चला, कि साहब बिजली के मीटरों की समस्या,
जो समस्या ग्राम पंचायत की खुली बैठक में ही समाप्त हो जानी चाहिए, वो जिले की सबसे बड़ी बैठक में समाप्त सुनी जा रही थी, जहाँ तक उसको आना ही नहीं चाहिए था। तो ये समीक्षा होनी चाहिए थी कि हम कहाँ, पंचायती राज कहाँ खड़ा है। स्वतंत्र हम राज्य बन गए, एक बड़ा राज्य बन गए, एक मजबूत राज्य बन गए, राज्य की अर्थव्यवस्था कहाँ खड़ी है। तो जहाँ चिंतन होना था, समीक्षा होनी थी, वहाँ आप एक ऐसा उल्लास मना रहे हैं। जब आपकी खेती खत्म, वन्य जीव संरक्षण की आड़ में आपने पलायन करने की जो आपकी साजिश है, कॉर्पोरेट की साजिश है, उसको खुला छोड़ दिया है। लोग गाँव से पलायन कर रहे हैं, रोजगार नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि बहुत वो आता है कि स्मैक, वही स्मैक जो कहीं पोर्ट में पकड़ी जाती है, पोर्ट में पकड़ी जाने वाली स्मैक समुद्र के किनारे के पोर्टों में, वो यहाँ तक कैसे चढ़ गई। और इतना तामझाम है समुद्र के किनारे से लेकर यहाँ तक, वो कैसे बागेश्वर तक पहुँच रही है। और दूसरा, बहुत हमारी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं भांग का थोड़ा सा योगदान है। और आप स्मैक को तो पकड़ रहे हैं, 2-4 छोटे ग्राम, 2 ग्राम, और उसकी आड़ में भांग को बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहते हैं। और अभी तक आज तो समीक्षा होनी चाहिए कि भांग पर समीक्षा होनी चाहिए थी ना, कि भांग जो हमारी अर्थव्यवस्था को, वो हम कुचल तो नहीं रहे, स्मैक कहीं भांग को निगल तो नहीं रही, ये समीक्षा तो नहीं हो रही है। तो तुम्हारा सवाल बहुत जायज़ है, आज समीक्षा होनी चाहिए। और हम जो अच्छी खुशी की बात यह है कि अभी जो भू कानून की बात कर रहे हैं और जो मूल निवास की बात कर रहे हैं, वो आज की तारीख में जगह जगह बैठकर समीक्षा कर रहे हैं। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। व्यस्त समय से आपने बातचीत के लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद है कि आपकी बात सरकार तक पहुँचे, सरकारें इस संबंध में कुछ विचार करें। नहीं, सरकारें आपको सुनेंगी नहीं, सरकारें आपके ऊपर थोपेंगी। जनता तक बात पहुँचे और जनता फिर लामबंद हो, और जीतने के लिए लामबंद हो, हारने के लिए नहीं। चलिए धन्यवाद सर। तो वहाँ से हमारे साथ राज्य आंदोलनकारी रमेश कृषक जी, जिनका बहुत लंबा एक अनुभव है, बड़ा सामाजिक अध्ययन है, राजनीतिक अध्ययन उनका है। तो उनका भी मानना है कि जो हमारी जो मूल अवधारणा थी राज्य गठन को लेकर, उन सवालों पर आज बातचीत होनी चाहिए। ये जश्न का माहौल नहीं, चिंतन का माहौल होना चाहिए था, चिंता का माहौल होना चाहिए था, समीक्षा का माहौल होना चाहिए था, दशा और दिशा पर विचार गोष्ठियों का माहौल होना चाहिए था। लेकिन सरकारें जश्न मना रही हैं और प्रशासन उस जश्न में शामिल है, लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। आप भी सोचिए, सब लोग विचार करेंगे तो एक नए जन आंदोलन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो इसी तरह की खबरें जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।